हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेट्रोलियम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम जो है पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोलियम क्या है। ठीक है, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र तथा जो पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों, जिनको हम कूपों की सहायता से निकालते हैं, वह अशुद्ध अवस्था में होता है। उसको शुद्ध करने के लिए जो तेल शोधनशालाएं बनाई गई हैं, उन सब का अध्ययन इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का अध्ययन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखना है और जितने भी एनसीईआरटी के तथ्य हैं दोस्तों, और अन्य किताबों में जो जो चीजें दे रखी हैं दोस्तों, बड़ी ही डीपली मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, पेट्रोलियम बोलो या खनिज तेल बोलो, बात एक ही है, मिनरल्स ऑयल। ठीक है, तो याद रखना, पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं दोस्तों? एक है आपका पेट्रा और दूसरा है आपका दोस्तों ओलियम। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो पेट्रोलियम है दोस्तों, वो दो शब्दों से, पेट्रा और ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है दोस्तों चट्टान। पेट्रा मीन्स क्या होता है? चट्टान, जिसको हम सैल भी कह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ओलियम है। ओलियम का मतलब क्या है दोस्तों? तेल। ठीक है, क्या कहा दोस्तों मैंने? पेट्रा मीन्स चट्टान, ओलियम मीन्स तेल, यानी चट्टानी तेल भी कह सकते हैं हम इसको। दूसरे शब्दों में हम इसको दोस्तों शिला रस भी कह सकते हैं। शिला रस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? शिला रस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये पेट्रोलियम बनता कैसे है। ठीक है, अगर मैं पेट्रोलियम शब्द कहूंगा तो दोस्तों इसका तात्पर्य केवल पेट्रोल से नहीं है। देखो, पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। पेट्रोलियम शब्द अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन, जेट ईंधन, और चौथा जो है दोस्तों पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रो रसायन कहते हैं जिसको, या हम कह सकते हैं पेट्रोलियम के सह उत्पाद। ठीक है, इसके द्वारा जो उत्पाद, देखो दोस्तों, इतनी चीजें आएंगी किसके अंतर्गत? इस पेट्रोलियम शब्द के अंतर्गत। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन, पेट्रो रसायन कहो, या हम कह सकते हैं दोस्तों पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। ये समस्त जो पॉइंट है दोस्तों, इस पेट्रोलियम शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये पेट्रोलियम बना कैसे। ठीक है, कैसे बनता है दोस्तों? लाखों वर्ष पहले जो है बहुत सारे जो वनस्पति थी और जीव जंतुओं के जो अवशेष थे, या जीवों के जो अवशेष थे दोस्तों, या जीवाश्म, फॉसिल से कह सकते हैं हम दोस्तों, इनके जो है दबने की वजह से, ठीक है, ये जो है दब गए थे और अत्यधिक दाब और ताप की प्रक्रिया के फलस्वरूप पेट्रोलियम बना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तो टर्सरी युग की जो अवसादी शैलें हैं दोस्तों, टर्सरी युग की जो अवसादी शैलें हैं, देखो आपने पढ़ा भी होगा कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, शैलों के प्रकार, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस आग्नेय शैल को कहा जाता है और सेडिमेंट्री अवसादी शैल को कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रूपांतरित शैल को कहा जाता है। इसका एक और नाम कायांतित शैल भी है। दोस्तों, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी जो अवसादी शैल है, ये हमारे धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में विस्तृत है।
ठीक है, तो याद रखना टर्सरी युग के जो अवसादी शैल हैं दोस्तों, उन्हीं शैलों से हमें जो है ये शिलारस की प्राप्ति होती है, यानी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इतना जानने के बाद, जो पेट्रोलियम है ये, अगर हम, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में ही हम सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में जो पेट्रोलियम है दोस्तों, वह जो है ऑफशोर रीजन, यानी अपतटीय क्षेत्रों में से सबसे अधिक पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। देखो दोस्तों, दो क्षेत्र हैं, एक है अपतटीय क्षेत्र और दूसरा है अभितटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र को ऑफशोर रीजन कहा जाता है और जो अभितटीय क्षेत्र है दोस्तों, उसको ऑनशोर कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है दोस्तों, अभितटीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और कुल कितना, 66%। भारत में 66% जो पेट्रोलियम है दोस्तों, पेट्रोलियम है, वह जो है ऑफशोर क्षेत्र का है, ऑफशोर रीजन का है। ठीक है, और शेष जो है दोस्तों, वो अभितटीय क्षेत्र से। अब हम इसके अलावा दोस्तों, अगर हम थोड़ा पेट्रोलियम का इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो आप सबको पता है, पेट्रोलियम यानी डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन, पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल, जेट ईंधन, इससे तो आपको पता चल गया कि जो हम वाहनों में प्रयोग करते हैं यातायात के लिए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करने के लिए हमें जो है दोस्तों यातायात के साधनों की जरूरत पड़ती है। चाहे आप कार लगा लो, दो पहिया वाहन लगा लो, बसों को लगा लो, रोडवेज लगा लो। इसके अलावा जेट ईंधन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जेट ईंधन आसमान में उड़ने वाली उड़ान है। ठीक है, उन पर उन सभी के लिए जो है दोस्तों, या इन सभी के लिए जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है कौन, पेट्रोलियम। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है, देखो पेट्रोलियम उत्पाद लिखा है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब है, इसके अलावा पेट्रोलियम का जो उपयोग है दोस्तों, वह उर्वरक उद्योग में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में किया जाता है, साबुन बनाने में इसका कार्य किया जाता है, वैसलीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बात समझ रहे हैं, और जितने भी क्रीम है, क्रीम में भी जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, दवाई बनाने में भी जो है इसकी सहायता ली जाती है, किसकी, पेट्रोलियम की। तो दोस्तों इतने क्षेत्रों में जो है इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत भारत में जो है ये पेट्रोलियम का इतिहास जान लेते हैं दोस्तों। यानी पेट्रोलियम भारत में सबसे पहले कब इसकी खोज की गई, ठीक है, सबसे पहला कुआं कहां खोदा गया, और इन देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो पेट्रोलियम उत्पादन या पेट्रोलियम भंडार जो क्षेत्र है दोस्तों, इनका पता हमने कैसे लगाया, इन सब तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं दोस्तों, पेट्रोलियम के इतिहास में जाते हैं, तो भारत में सबसे पहले असम राज्य में, बात समझ रहे हैं, असम राज्य में दोस्तों सबसे पहले 1867 में, कितना कहा मैंने, 1867, 1867 ईस्वी में सबसे पहले भारत में, केवल भारत में ही क्या यार, पूरे एशिया में सबसे पहले जो है माकुम यानी असम में पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो है तेल का कुआं खोदा गया। 1867 नाम से सन से ही आपको पता चल गया दोस्तों, उस समय जो था भारत गुलाम था, यानी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा प्रयास कह सकते हैं, ठीक है, भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत का जो है प्रयास रहा होगा दोस्तों। 1867 में सबसे पहले माकुम पर जो है क्या कहते हैं, कूप खोदा गया, ठीक है, और एशिया का यह पहला कूप की खुदाई हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या था, मात्र एक प्रयोग भर था, ठीक है, प्रयोग। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1889 पर जो है असम में ही जो दोस्तों दिग्बोई पर ही जो है फिर कुआं खोदा गया, ठीक है। तो दोस्तों 1867 1889 इस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, तो सीधी सीधी बात है कि ब्रिटिश हुकूमत का प्रयास
और भारतीयों का प्रयास, दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप जो है माकुम यानी असम में जो है तेल का कुआं खोदने और डिगबोई पर तेल का कुआं खोदने का प्रयास किया गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में, ठीक है, पेट्रोलियम भंडारों का पता लगाने के लिए एक संस्था बनाई गई। ठीक है दोस्तों, वह संस्था कौन सी थी? ONGC। याद रखना इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहा मैंने? देखो, स्वतंत्रता से पहले जो प्रयास किया गया था दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात देश की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ONGC की स्थापना की जाती है दोस्तों। अगर ONGC का पूरा नाम कहें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या कहा मैंने? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। कब की जाती है? 1956 में की जाती है। 1956 में ONGC की स्थापना की जाती है दोस्तों। ONGC की स्थापना के ठीक 3 साल बाद, यानी 1956 में 3 जोड़ोगे तो 59, 1959 में दोस्तों OIL की स्थापना की गई, ऑयल की स्थापना की गई। अगर ऑयल स्टैंड फॉर कहें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या कहा मैंने? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की जाती है 1959 में दोस्तों। जो ONGC और ऑयल, जो इन दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी, इन दोनों संस्थाओं ने बड़े ही सराहनीय प्रयास किए। ठीक है, विशेषकर ONGC के द्वारा। इस ONGC की सफलता को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा फिर 1965 में, 1965 में जो है दोस्तों, OVL की स्थापना की जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखना ONGC का जो कार्य क्षेत्र था वो भारत के अंदर था। ठीक है, भारत देश में, ठीक है, हमारे देश में जो भी पेट्रोलियम के भंडार हैं उन सब का पता लगाने का जिम्मेदारी जो थी ONGC के पास थी। लेकिन जो OVL था दोस्तों, इसकी जो जिम्मेदारी है भारत से बाहर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या हम कह सकते हैं दूसरे देशों के तेल एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने। ठीक है, दूसरे देशों के तेल एजेंसियों के साथ मिलकर जो है दूसरे देशों में तेल उत्पादन या तेल भंडारण क्षेत्र का पता लगाना था। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेश लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1965 में की जाती है। तो दोस्तों, ये तो रहा पेट्रोलियम का संक्षिप्त इतिहास। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इतना जानने के बाद देखो, ONGC स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1956 में अस्तित्व में आता है और ये देश के अंदर जो है पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाने का जो दायित्व है दोस्तों, वो इसको दिया जाता है। ठीक है, केवल पेट्रोलियम क्या, प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस, बात समझ रहे? तेल और प्राकृतिक गैस, देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की जाती है। ठीक है, और OIL 1959 में अस्तित्व में आता है। इस ONGC की सफलता को विशेषकर देखते हुए OVL की स्थापना की जाती है 1965 में। और दोस्तों, इसका जो कार्य क्षेत्र था वो भारत से बाहर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम OVL की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। इस OVL के अंतर्गत, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड के अंतर्गत, अभी जो है दोस्तों, विश्व के 17 देशों में से 21 परियोजना, 17 देशों में 21 परियोजना पर जो है इसका कार्य चल रहा है। OVL का 17 देशों के 21 तेल उत्पादन क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। कौन? OVL। तो ये तो रहा दोस्तों पेट्रोलियम का संक्षिप्त इतिहास। अगर आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं।
यानी पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में कहां कहां किया जाता है। ठीक है, अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में मुख्य रूप से 4 क्षेत्र है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, केवल 4 क्षेत्र है दोस्तों। अगर हम पहले क्षेत्र की बात करते हैं, ये वाली बेल्ट है, बात समझ रहे हैं, ये दिहिंग घाटी से लेके सुरमा घाटी तक, बात समझ रहे हैं, ये वाला बेल्ट हो गया। असम तेल क्षेत्र बोलो या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तेल क्षेत्र बोलो, ये ब्रह्मपुत्र वही नदी यार, इससे पहले मैंने आप लोगों को अपवाह तंत्र में बताया था दोस्तों, जो कि तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, उसके बाद यहाँ जो है नामचा बड़वा के आसपास से भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो दोस्तों आप मेरी पहले की वीडियो को अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों, असम अथवा ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, यह भारत का पहला तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, पहला तेल उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका आता है गुजरात तेल क्षेत्र। कौन सा आता है? गुजरात तेल क्षेत्र। और दोस्तों अगर हम तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, तो आपका जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, बात समझ रहे हैं, वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। और चौथे क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वह है आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। चौथा क्षेत्र जो है दोस्तों, वह पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। अब हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं असम तेल क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं, कौन सा? असम तेल उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम मैंने क्या कहा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तेल क्षेत्र, हम कह सकते हैं इसको, या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, असम तेल क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, ज्यादा नहीं 4 क्षेत्रों को आपने याद रखना है। देखो, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका दिगबोई तेल क्षेत्र है। दिगबोई, बात समझ रहे हैं, तेल क्षेत्र पहला। दोस्तों अगर हम दूसरे तेल क्षेत्र की बात करते हैं, तो वह है नहरकटिया। ठीक है, नहरकटिया तेल क्षेत्र। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, हुगरीजन मोरान। ठीक है, खाली मोरान भी आप याद कर सकते हैं, मोरान तेल क्षेत्र। ठीक है, और चौथा जो तेल क्षेत्र है दोस्तों, वो है आपका सुरमा घाटी। ठीक है, यानी ये 4 क्षेत्र जो है दोस्तों, असम तेल क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन कौन से? दिगबोई तेल क्षेत्र, नहरकटिया, हुगरीजन मोरान तेल क्षेत्र और सुरमा घाटी। ठीक है, ये हमने पूरे असम के तेल क्षेत्रों का पोस्टमार्टम कर दिया, इससे बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो तेल क्षेत्र है हमारे भारत में, ठीक है, वो मैंने क्या बताया दोस्तों? गुजरात तेल क्षेत्र। देखो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, गुजरात तेल क्षेत्र। इस गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों याद रखना, खंबात की खाड़ी, देखो जो ऊपर वाला है ये वाला क्षेत्र, ये खाड़ी 3 ओर से जो है इस तल से घिरा है। ठीक है, देखो 1 2 3, ये जो ऊपर है सबसे पहले कौ आता है, तो याद रखना ये कच्छ की खाड़ी है ये वाला, और जो आपका ये वाला हिस्सा है दोस्तों, देखो 1 2 3 ओर से जो है जल क्षेत्र से, नहीं सॉरी, स्थल भाग से घिरा है, इसलिए इसको खाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? खंबात की खाड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात तेल क्षेत्र की, तो पहला है आपका खंबात की खाड़ी। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, लूनेज का नाम आपने सुना होगा, लूनेजो तेल क्षेत्र, और सानंद घाटी तेल क्षेत्र, ये आपके गुजरात के होंगे दोस्तों। ये कहां के होंगे? गुजरात के होंगे। देखो असम और गुजरात,
क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र बोले तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है दो क्षेत्र बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक है वसीन अथवा वेसिन तेल क्षेत्र और दूसरा जो है दोस्तों मुंबई हाई तेल क्षेत्र। याद रखना जो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है दोस्तों ये मुंबई के तट से जो है 160 किलोमीटर, एनसीईआरटी बुक के अनुसार 160 किलोमीटर से अधिक लिखा है, जबकि अन्य बुकों में जो है दोस्तों 176 किलोमीटर है। तो आप दोनों डाटा याद कर लीजिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में यहां पर देखो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र ये वाला बेल्ट है। ठीक है, तो याद रखना, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, समझ जाना, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत दोस्तों दो क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है वसीन या बेसिन जो भी कहते हो आप। ठीक है, किसी किताबों में जो है वसीन भी लिखा है और बेसिन भी लिखा है, तो आप वसीन तेल क्षेत्र, वसीन तेल क्षेत्र, और दूसरा जो है दोस्तों मुंबई हाई तेल क्षेत्र, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र। देखो अगर हम पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, जो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है, याद रखना मुंबई के उत्तर पर, मुंबई के तट से लगभग जो है 160 किलोमीटर से अधिक, ठीक है, दूरी पर जो है मुंबई हाई तेल क्षेत्र है दोस्तों। और यहां पर जो है पूरे भारत का जितना भी पेट्रोलियम भारत में उत्पादन होता है दोस्तों, उसका 60% तेल उत्पादन किया जाता है। कहां से? इस मुंबई हाई तेल क्षेत्र से। दोस्तों अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाते हैं, सबसे पहले मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1973 में की जाती है। 1973 में इस मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज की जाती है और 1976 में, 1976 में दोस्तों तेल उत्पादन शुरू हो जाता है। कहां से? मुंबई हाई तेल क्षेत्र से। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत ये दो क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत का जो चौथा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, वो है आपका दोस्तों पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। देखो दोस्तों मैंने जब आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया था, मैंने क्या कहा था, भारत में कुल पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, 66% बताया था। तो याद रखना पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है दोस्तों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां, इनके जो बेसिन क्षेत्र हैं वह पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ONGC यानी जिसको मैं अभी कह रहा था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1956 में जो स्थापित किया गया था दोस्तों, उस संस्था के सराहनीय प्रयास के फलस्वरूप पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की भी खोज हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना क्या कहा मैंने, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बेसिन क्षेत्रों में, ठीक है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृष्णा, सबसे पहले गोदावरी कर लेना, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र, नदी बेसिन क्षेत्र, ये चौथा जो है भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, अनेक हाइड्रोकार्बन्स यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है। दोस्तों इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए तेल शोधनशालाओं की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑयल रिफाइनरीज कहते हैं। ठीक है, तेल शोधनशाला। ठीक है,
अब हम जो है दोस्तों भारत के जो प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस वाले टॉपिक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों को ले रखा है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वैसे जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों वह जो है, जो ये अनेक हाइड्रोकार्बन से यौगिकों का मिश्रण है पेट्रोलियम, इसमें से 70% जो है तेल के रूप में प्राप्त होता है और 30% जो है दोस्तों वो प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों, वह भी जो है पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ पाया जाता है, ठीक है। आप गौर करना, अगर हम औषधि शैलों के भूगर्भ की अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे गहराई पर तो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर में से समझ गए आप, भूमिगत जल है। उसके बाद भूमिगत जल के ऊपर जो है दोस्तों पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम तरल अवस्था में, ठीक है। और दोस्तों सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्यों पाया जाएगा? क्योंकि गैस हल्का होता है, ठीक है। आप गौर करना दोस्तों, अगर एक गिलास में पानी डालो और ऑयल डाल दो, ठीक है, तो तेल तैरने लगता है, यानी पानी सबसे नीचे, उसके बाद क्या है? तेल है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तेल मीन्स खनिज तेल या पेट्रोलियम जैसे भी कहते हो। और उसके बाद सबसे ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों? गैस हल्की होती है, और अगर खुले में छोड़ दिया जाओगे, खुद छोड़ दिया जाएगा तो दोस्तों वो जो है हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाने लगती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो प्राकृतिक गैस है वो भी जो है पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ पाया जाता है। अभी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल दोस्तों हमने भारत की तेल शोधनशालाओं के बारे में पढ़ना है। मैंने आपसे क्या कहा? जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों वो शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज की स्थापना की जाती है। भारत में तेल शोधनशाला की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरी थी दोस्तों वह जो है असम के डिगबोई क्षेत्र में स्थापित की गई थी। याद रखना, डिगबोई तेल शोधनशाला, यह कौन सा है दोस्तों? डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई तेल शोधनशाला की स्थापना सबसे पहले की जाती है। और भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला जो है दोस्तों, यही डिगबोई तेल शोधनशाला है। कहां है? असम राज्य में। अगर जिला पूछेंगे तो डिब्रूगढ़ है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, डिगबोई तेल क्षेत्र, और इसकी जो तेल शोधनशाला की जो खोज, तेल शोधनशाला इसको स्थापित किया गया दोस्तों 1901 में किया गया, 1901, यानी स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। डिगबोई तेल शोधनशाला। अगर हम बात करते हैं तो असम में जो है, असम ही राज्य में ही जो है दोस्तों 4 तेल शोधनशालाएं हैं। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बताएं तो दोस्तों पूरे भारत में वर्तमान समय तक, ठीक है, वर्तमान समय कहने का मतलब है 27 फरवरी 2023 तक 25 शोधनशालाएं हैं। कितनी है? 25 ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है दोस्तों। असम में 4 ऑयल रिफाइनरी है, डिगबोई है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर अगर क्रम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका है बोंगईगांव। कौन सा है? बोंगईगांव, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों, अगर हम यहां बात करते हैं, ये गुवाहाटी है। क्या है? गुवाहाटी है, ठीक है। और तिनसुकिया, बात समझ रहे यहां पे। और ये क्या है? डिगबोई है। बहरहाल आपको इतना डिटेल या सभी तेल शोधनशालाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी आप अगर इन 3 क्षेत्रों को भी याद कर लेते हैं काफी है, ठीक है। असम के राज्य में अगर हम बात करते हैं, डिगबोई तेल क्षेत्र, गुवाहाटी और बोंगईगांव, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक बिहार में है ऑयल रिफाइनरीज। अब देखो दोस्तों, जो ये ऑयल रिफाइनरीज है, ये विशेषकर कोई तो है क्षेत्र आधारित और कोई है बाजार आधारित। अगर हम डिगबोई की बात करते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र आधारित है, ठीक है। और बरौनी जो है
मार्केट बेस पर है, यानी बाजार आधारित तेल क्षेत्र, तेल शोधनशाला। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये बरौनी जो है बिहार में है। मैं लिख देता हूं यहां पर बरौनी तेल क्षेत्र, ये कहां है? बिहार में। ये दोस्तों बोंगाई गांव, और ये जो है दोस्तों गुवाहाटी है। अब हम बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में भी जो है दोस्तों एक तेल रिफाइनरीज है दोस्तों, मथुरा में। कहां है? मथुरा में। मथुरा में जो है एक तेल रिफाइनरीज है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो एक रिफाइनरी जो है हरियाणा में भी है दोस्तों, पानीपत, पानीपत। और एक पंजाब में है बठिंडा, बठिंडा, बठिंडा जो है दोस्तों ये पंजाब में है। ठीक है, देखो पंजाब में बठिंडा है, हरियाणा में पानीपत है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, बिहार में बरौनी है, और बोंगाई गांव, गुवाहाटी और डिगबोई जो है दोस्तों ये असम में है। इसके अतिरिक्त दोस्तों वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों, हल्दिया, हल्दिया। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों तो उड़ीसा में जो है पारादीप, पारादीप में भी जो है ऑयल रिफाइनरीज स्थापित किया गया है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो एक आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में ऑयल रिफाइनरीज स्थापित की गई है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका तातीपाका। ठीक है, तातीपाका। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में दो ऑयल रिफाइनरीज है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई और नागपट्टिनम। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने? चेन्नई और नागपट्टिनम। ठीक है, मैं लिख देता हूं दोस्तों, चेन्नई दोस्तों, चेन्नई, चेन्नई, और दूसरा जो है दोस्तों वो है नागपट्टिनम, नागपट्टिनम है। अगर हम बात करते, देखो पूर्वी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत देखो इतने हैं, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, तातीपाका, चेन्नई, नागपट्टिनम। ठीक है, क्रम भी याद कर लेना इनका। दोस्तों अगर हम पश्चिम की अगर बात करते हैं तो यहां केरल में जो है कोचीन है, केरल में क्या है? कोचीन ऑयल रिफाइनरी है। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये क्या है? कोचीनो। ठीक है, कोची। ठीक है दोस्तों, कोची ऑयल रिफाइनरी भी कहा जाता है इसको। और दोस्तों यहां पर जो है कर्नाटक में भी है ऑयल रिफाइनरी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी है, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र में तो दो है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो है अगर हम बात करते हैं, देखो इसको मैं दिखा देता हूं, दो जो है महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसके अतिरिक्त गुजरात की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो गुजरात में तो सबसे पश्चिम की अगर हम बात करते हैं यहां पर वाडिनार है, वाडिनर या वाडिनार, कहीं कहीं वाडिनार भी लिखा गया है दोस्तों। और दूसरा जो है दोस्तों ये जामनगर है, जामनगर। और यहां पर जो है दोस्तों ये कोयली है। ठीक है, कोयली है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में एक ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों, बीना, बीना तेल शोधनशाला। बहरहाल अगर आप लोग इतना भी याद कर लेते हैं दोस्तों काफी है। देखा जाए किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों तो कोयली वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाडिनार भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्दिया इंपॉर्टेंट है, तातीपाका इंपॉर्टेंट है, बीना भी इंपॉर्टेंट है और बरौनी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने इतने तो कम से कम याद करने। ठीक है, भारत में जो है 25 तेल शोधनशालाएं हैं दोस्तों। 25 ऑयल रिफाइनरीज में भी क्या है, कुछ ऑयल रिफाइनरी जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत है और कुछ ऑयल रिफाइनरी जो है
गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत है और कुछ ऑयल रिफाइनरी जो है संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत है। मोटा मोटी अगर देखा जाए दोस्तों, टोटल भारत में जो है 25 ऑयल रिफाइनरी है। इन 25 में से दोस्तों, इन 25 ऑयल रिफाइनरीज में से जो 20 ऑयल रिफाइनरीज हैं वह तो है आपका सरकारी उपक्रम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? सरकारी उपक्रम। और जो 3 उपक्रम है दोस्तों, ये निजी उपक्रम के अंतर्गत है। 3 ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, उपक्रम मत कह देना दोस्तों। 3 तेल शोधनशाला जो है वह निजी उपक्रम के अंतर्गत है और 2 जो तेल शोधनशालाएं हैं दोस्तों वह संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत है। संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत है। याद रखना दोस्तों, सरकारी उपक्रम कहने का मतलब है जिसका स्वामित्व, यानी जिन तेल शोधनशालाओं का जो स्वामित्व है या अधिकार है दोस्तों, उस पर सरकार का रहता है। ठीक है, सरकार कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बोले, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बोले या अन्य कोई। ठीक है दोस्तों, इस सरकारी उपक्रम का जो उद्देश्य होता है कल्याणकारी योजना, ठीक है, यानी कल्याण पर आधारित, नागरिकों के कल्याण पर आधारित रहता है। जो निजी उपक्रम है दोस्तों, निजी उपक्रम जो तेल शोधनशालाएं हैं दोस्तों, इन तेल शोधनशालाओं का जो स्वामित्व होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है या निजी कंपनियों के हाथ में होता है। ठीक है, अगर हम निजी कंपनियों की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में जो 2 तेल शोधनशालाएं हैं, 3 तेल शोधनशालाओं में से 2 शोधनशालाएं जो है दोस्तों वो RIL के पास हैं और 1 तेल शोधनशाला जो है दोस्तों वह एसर इंडिया लिमिटेड के पास है। क्या कहा मैंने? एसर इंडिया लिमिटेड के पास है। RIL रील का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पास है। ठीक है, किसके पास है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पास है। और EICL का मतलब क्या है दोस्तों? एसर इंडिया लिमिटेड के पास। ठीक है, जो निजी उपक्रम के अंतर्गत जो तेल शोधनशाला है दोस्तों 3, उन तीनों का तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और जो संयुक्त उपक्रम होते हैं दोस्तों, इस पर जो इसका जो स्वामित्व होता है दोस्तों वह निजी और सरकार दोनों का संयुक्त प्रयास होता है। ठीक है, तो 25 तेल शोधनशालाओं में से दोस्तों याद रखना, कम से कम इतने तेल शोधनशालाओं को आपने याद करना ही करना है। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले जो तेल शोधनशाला स्थापित की गई थी असम राज्य के डिगबोई में किया गया था। असम राज्य में जो है दोस्तों 4 तेल शोधनशालाएं हैं। अगर आपको चारों याद नहीं भी होते हैं तो डिगबोई को तो आप अवश्य याद कर लें। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों देखो बोंगाईगांव, गुवाहाटी, डिगबोई, तिनसुकिया, ये जो है दोस्तों असम में है। अगर हम बात करते हैं बरौनी की तो दोस्तों बरौनी बिहार में है। मथुरा की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। पानीपत जो है हरियाणा में है। बठिंडा जो है दोस्तों ये पंजाब में है। और यहाँ पर वाडीनार, देखो दोस्तों जो वाडीनार है ये गुजरात में है। जामनगर भी गुजरात में है, कोयली भी जो है गुजरात में है। महाराष्ट्र में मुंबई हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा जो है यहां कर्नाटक में भी एक जो है तेल शोधनशाला है दोस्तों। केरल में कोचीन तेल शोधनशाला है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में दोस्तों चेन्नई और नागपट्टिनम है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम और तातीपाका। तातीपाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है। ठीक है दोस्तों, तातीपाका। और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों तो पारादीप है और वेस्ट बंगाल में जो है हल्दिया है। दोस्तों इतने तेल शोधनशालाओं को आप लोगों ने याद रखना है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम का हमने पूरा अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब पेट्रोलियम से जो है दोस्तों इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनने से रहा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राकृतिक गैस भी बता रखा है। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस याद रखना दोस्तों, जो प्राकृतिक गैस है ये भी जो है पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ पाया जाता है। बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो नेचुरल गैस है दोस्तों ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है।
मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो हाइड्रोकार्बन से अनेक हाइड्रोकार्बन से यौगिकों का मिश्रण है, कौन? पेट्रोलियम। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो औषधि सेल हैं उनके भूगर्भ का अगर हम अध्ययन करते हैं, सबसे नीचे तो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके मध्य परत पर जो है दोस्तों पेट्रोलियम यानी तेल पाया जाता है, और सबसे ऊपर जो है प्राकृतिक गैस, ठीक है, गैस पाई जाती है। तो दोस्तों यह नेचुरल गैस जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। अगर हम बहुत सारी गैसों की बात करते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से दोस्तों अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं दोस्तों, तो मुख्य रूप से इसमें जो है दोस्तों मीथेन गैस है। मीथेन जो कि 80 से 90% तक पाई जाती है, यानी 80 to 90% जो है दोस्तों मीथेन गैस होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि। ठीक है दोस्तों, जो नेचुरल गैस है दोस्तों, जो प्राकृतिक गैस है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, क्या क्या? मीथेन सबसे प्रमुख पाया जाता है दोस्तों 80 से 90% तक। ठीक है, और बाकी जो है 0 से 20% तक जो है दोस्तों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि आदि गैसें पाई जाती है। अगर हम प्राकृतिक गैसों के उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी जो है पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के सारे, गुजरात के सारे, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के सारे, ठीक है दोस्तों, यही जो है नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जो हाइड्रोकार्बन से यौगिकों का जो मिश्रण है दोस्तों, उसमें 70% तेल के रूप में और 30% जो है प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी प्राकृतिक गैस की बात की थी। अगर हम बात करते हैं इस प्राकृतिक गैस की, तो दोस्तों जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, जेट ईंधन है, क्या कहते हैं, इनके द्वारा जो दहन होता है दोस्तों, या इनके दहन होने से जो है, या इस ईंधन के जलने के फलस्वरूप जो है बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत जहरीली गैसें निकलती है। लेकिन दोस्तों उसकी तुलना में जो नेचुरल गैस है ये कम प्रदूषण करता है। ठीक है, यानी प्रदूषण उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? पेट्रोलियम की अपेक्षा ये जो है प्रदूषणहीन है। ठीक है, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का जो है रंग नहीं होता है, इसका गंध नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है दोस्तों, नेचुरल गैस के अंतर्गत जो हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं दोस्तों, आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े महानगरों में जो है दोस्तों CNG के वाहन संचालित किए जाते हैं CNG के द्वारा। ठीक है, तो उन वाहनों को संचालित करने के लिए जो है दोस्तों जो मुख्य ध्येय रहा है वो यही रहा है दोस्तों कि महानगरों में प्रदूषण को कम किया जाए। ठीक है, प्रदूषण को कम करने के लिए जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सहायता ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों LPG की अगर हम बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, और LPG का जो है दोस्तों लिक्विफाइड, कितने लोग जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, गलत है, लिक्विफाइड। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, जो LPG है दोस्तों वो जो है तेल शोधनशालाओं से जो परिष्कृत तेल होता है दोस्तों, उसके सह उत्पाद से जो है LPG बनाई जाती है। ठीक है, और जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, घरों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जेट ईंधनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, वायुयान ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके क्या हो गए? प्रयोग हो गए। ठीक है, और नेचुरल गैस में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना जरूर याद रखना है दोस्तों, जो नेचुरल गैस है उसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है 80 से 90% तक,
और बाकी 0 से 20% के बीच में जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये आदि आदि गैसें पाई जाती है। लेकिन जो एलपीजी की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसमें जो मुख्य रूप से जो है वह ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, इसमें मीथेन और उसमें ब्यूटेन। और दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, जो घरेलू ईंधन के रूप में हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि नेचुरल गैस ये जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं दोस्तों, तो उसमें गंध के लिए, यानी अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वह हल्के होने की वजह से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अगर कमरा बंद है दोस्तों, अगर वह लीकेज हो जाए, ठीक है, तो अगर उसमें एथिल मरकैप्टन नामक अगर पदार्थ न मिलाया जाए दोस्तों, या यौगिक न मिलाया जाए, तो हमें उसके गंध के बारे में पता नहीं चलेगा और आग लग सकती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसमें जो है दोस्तों, जो मरकैप्टन यौगिक मिलाया जाता है वह गंध के लिए ही मिलाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं से लीकेज होगा तो गंध से हमें पता चल जाएगा कि जो है एलपीजी लीक हो रही है। इसमें जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और याद आ रहा है दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, 1956 में जो है ओएनजीसी की स्थापना होती है, 1959 में OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है, 1965 में दोस्तों OVL की स्थापना होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड की स्थापना होती है। और दोस्तों प्राकृतिक गैस के महत्व को देखते हुए, ठीक है, फिर जो है 1984 में दोस्तों गेल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? गेल की स्थापना की जाती है। दोस्तों गेल का जो पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1984 में की जाती है। दोस्तों जो ओएनजीसी का कार्य है वह तेल की खोज और उत्पादन से संबंधित है, और गेल का जो कार्य है दोस्तों ये क्या है, वितरण और शोधन से संबंधित, परिवहन से संबंधित है। ठीक है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन दो कार्यों के लिए जो है गेल की स्थापना की जाती है 1984 में। और गेल का पूरा नाम क्या बताया मैंने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। और दोस्तों एक चीज जरूर याद रखिएगा, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बताए जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, हो सकता है मेरे पास कुछ संसाधनों की कमी है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे संसाधन भी जो है जुड़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का भी ये दायित्व है, इतनी जबरदस्त नॉलेज आपको प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे YouTube चैनल बागनाथ क्लास में जोड़ने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बागनाथ क्लासेस।